अस्सलामुअलैकुम जी। एक नया सा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, डिस्कवरी ऑफ द स्पर्म एंड एविडेंस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पर्म इन रिप्रोडक्शन। बेसिकली ये टॉपिक का नाम जो है ना वो हमारे मैनुअल्स में लिखा हुआ है, जबकि स्लाइड में मैंने इतना लंबा नाम नहीं डाला फ़िलहाल, क्योंकि ये जो है ना वो मैंने प्रिपेयर्ड स्लाइड्स यूज़ की हैं। तो बेसिकली टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे जो है ना वो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले क्या है, A.B. ल्यूएनहुक। बेसिकली हम डिफरेंट साइंटिस्ट को, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट को देखेंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने स्पर्म के बारे में क्या क्या जो है ना वो अपनी सजेशंस दी थी, या जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे उससे उनको क्या पता चला था। तो सबसे पहला जो हमारे पास साइंटिस्ट था दैट वाज A.B. ल्यूएनहुक, द डच माइक्रोस्कोपिस्ट हु को डिस्कवर्ड स्पर्म इन 1678, जिसने स्पर्म को जो है ना वो डिस्कवर किया था 1678 में। फर्स्ट बिलीव देम टू बी पैरासिटिक एनिमल्स लिविंग विद इन द सेमेन। सबसे पहले तो ये समझा जाता था कि शायद सेमेन के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो कोई पैरासिटिक एनिमल्स हैं, क्योंकि बेसिकली स्पर्मेटोजोआ का मतलब जो है ना वो स्पर्म एनिमल्स ही होते हैं। लेकिन उसके बाद बेसिकली क्या हुआ था, ल्यूएनहुक रोट दैट स्पर्म वर सीड्स। लेकिन ल्यूएनहुक ने बाद में ये बताया था कि स्पर्म कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, क्योंकि स्पर्मा और सीमेन दोनों का ही मतलब होता है सीड, एंड दैट द फीमेल मेयरली प्रोवाइडेड द न्यूट्रिएंट सॉइल इन विच द सीड्स वर प्लांटेड। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास जो भी स्पर्म सेल्स होते हैं वो सीड के तौर पे एक्ट करते हैं, और फीमेल के जो एग्स होते हैं वो सिंपल जो है ना वो एक ऐसी सॉइल के तौर पे काम करते हैं जिसमें अगर हम सीड डालें तो वो सिंपल एक नया प्लांट जो है ना वो ग्रो कर जाएगा। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट एविडेंस सजेस्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पर्म इन रिप्रोडक्शन केम फ्रॉम अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय लाज़ारो स्पेलेंज़नी। ठीक है, इसको आप जो भी प्रोनाउंस करो कोई मसला नहीं है। तो इसने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे लेट 1700s में, जिससे फिर हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली थी। सबसे पहले उसने क्या किया था कि उसने जो टोड का सेमन है उसको फिल्टर कर दिया था, यानी कि उसमें से जो स्पर्म है वो फिल्टर कर दिए थे और सिर्फ लिक्विड जो है वो एग के पास उसको मतलब फर्टिलाइज करने के लिए दिया था। लेकिन उससे उसको क्या पता चला था कि अगर हम सेमन में से स्पर्म निकाल दें तो वो जो है ना जो भी लिक्विड रह जाता है वो एग्स को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ये बेसिकली जो है ना वो एक चीज़ सामने आई थी। तो फिर 1824 में J.L. Prevost एंड J.B. Dumas claimed that sperm were not parasites। इसने किस चीज़ को क्लेम किया था कि स्पर्म पैरासाइट्स नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव एजेंट्स का काम करते हैं। सो दे proposed that the sperm entered the egg। स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करते हैं और न्यू जनरेशन में मटीरियली कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट स्पर्म। सबसे लास्ट जो हमारे पास रह गए थे बायोलॉजिस्ट वो थे 1876 में ऑस्कर हार्टविग एंड हरमन फोल। इन्होंने इंडिपेंडेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था क्या, कि स्पर्म एंट्री इनटू द एग एंड द यूनियन ऑफ द टू सेल्स न्यूक्लियाई, कि दोनों की फर्टिलाइजेशन और यूनियन यानी कि फ्यूज़ हो जाना, इस चीज़ को इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। फर्टिलाइजेशन वॉज एट लास्ट रिकग्नाइज्ड एज द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। फर्टिलाइजेशन को फिर बेसिकली सबसे लास्ट में किस चीज़ का नाम दिया गया था कि इट्स अ यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, एंड द यूनियन ऑफ सी अर्चिन गेमीट्स रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट स्टडीड एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो उस वक्त स्टडी की गई थी दैट वाज सी अर्चिन। ठीक है, जिसके स्पर्म और एग जो है ना वो सक्सेसफुली यूनियन हो गए थे। तो इस चीज़ को जो है ना वो फर्टिलाइजेशन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया था कि फर्टिलाइजेशन आपके पास होती ही तब है व्हेन अ स्पर्म एंटर्स एन एग, तभी आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है। थैंक यू सो मच। इससे आगे कुछ भी नहीं है हमारे पास, और होप्स हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स थे। थैंक यू सो मच।